नमस्कार, मैं एसके राजीव और इस वक्त हाजीपुर से आप न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश देख रहे हैं। दरअसल में हाजीपुर आज हम इसलिए 7:30 बजे अपने रिपोर्टर के साथ यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब रोज अपने संवाददाताओं के साथ, और अगर संवाददाता हमारे साथ नहीं भी रहते हैं क्योंकि अब चुनावी मौसम है और इस चुनावी मौसम में अगर आप राजधानी पटना से जब बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर आप पूरे प्रदेश की खबरों को नहीं दिखा पाते हैं। और यही वजह है कि आज हम लगातार सुबह से फील्ड में हैं, समस्तीपुर में थे, दलसिंह सराय में थे और अभी जब हम लोग पटना लौट रहे थे तो हाजीपुर में जब हम लोग पहुंचे तो यहाँ लगा कि अगर हाजीपुर में रुक करके हम लोग अगर कोई प्रोग्राम ना करें तो निश्चित तौर पर यह प्रोग्राम के साथ साथ हमारे लिए भी जो है वो बेमानी होगी। और यही वजह है कि हम उस जगह पर मौजूद हैं जिसे दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहा जाता है। आपको ये जानना होगा और आप जानते भी होंगे कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र इसी हाजीपुर, इसी वैशाली को कहा जाता है। और यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर लगभग 30 किलोमीटर दूर आप जब जाएंगे तो वहाँ पर वैशाली है। वैशाली में बुद्ध भी हैं, वैशाली में नगर बधू आम्रपाली भी हैं और वैशाली में जो अशोक स्तंभ आप देखते हैं, 3 जो शेर वाला जो अशोक स्तंभ है, वो अशोक स्तंभ भी वैशाली में है। यानी कि वैशाली अपनी महत्ता को लिए हुए न सिर्फ बिहार बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो जाना जाता है। और आप अभी भी जब वैशाली जाएंगे तो जो वहाँ वैशाली का किला है वहाँ पर विधिवत पार्लियामेंट है। आप अंदाजा लगाइए कि ये बिफोर क्राइस्ट की बात है, उस समय भी पार्लियामेंट हुआ करता था। और शायद यही वजह है कि आज भारत न सिर्फ दुनिया को एक नई दिशा और दशा दे रहा है बल्कि दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है। और अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, आप हमारे ठीक पीछे जिला अतिथि गृह देख रहे होंगे जिसको अंग्रेजी में सर्किट हाउस कहा जाता है। यानी कि जो बड़े बड़े नेता आते हैं वो इसी सर्किट हाउस में रुकते हैं। और कभी ये वैशाली रामविलास पासवान का वैशाली हाजीपुर माना जाता था, कभी यह हाजीपुर रामसुंदर दास का हाजीपुर माना जाता था जो बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। हाजीपुर की एक और विशेषता क्या है कि यहाँ पर रेलवे का जोनल कार्यालय, यहाँ पर रेलवे के जीएम बैठते हैं। हालांकि जब रामविलास पासवान रेल मंत्री थे तो उन्होंने विधिवत यहाँ पर रेलवे का जोनल कार्यालय लाया था। बाद में जब ममता बनर्जी यूपीए गवर्नमेंट में रेल मंत्री बनी तो यहाँ से उसको वो ट्रांसफ़र बंगाल करवाना चाह रही थी, लेकिन फिर यहाँ पर जो है वो उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद यहाँ पर है। और बहुत बड़ा प्रेमिसेज है, यहाँ पर रेलवे के कई निर्णय लिए जाते हैं बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा। और हम अभी जहाँ मौजूद है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सर्किट हाउस है, तो एक बार हम आपको सर्किट हाउस की खूबसूरती दिखाते हैं। देखिए, अमूमन जो बड़े साहब होते हैं जिनको हम अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेट कहते हैं, हिंदी में अधिकारी कहते हैं, तो वो जब बड़े साहब आते हैं तो इसी सर्किट हाउस में रुकते हैं। और आपको ये दिखाई भी पड़ रहा होगा कि किस तरीके से कुछ बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर लगी हुई हैं, जो यह परिभाषित कर रहा है आज भी द सर्किट हाउस, जिसको कि परिसदन कहा जाता है। हालांकि ये लिखा गया है कि जिला अतिथि गृह, लेकिन इस अतिथि गृह में हम आप नहीं ठहर सकते हैं। ये अतिथि गृह वाकई में मोस्ट वीवीआईपीज के लिए है, यानी कि मुख्यमंत्री, मंत्री, जिले के अधिकारी कलेक्टर साहब जो होते हैं वो जब आते हैं तो वो इसमें विश्राम करते हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। लेकिन हाजीपुर अक्सर चर्चा में क्यों रहता है? दरअसल में रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान इन दिनों यहाँ से सांसद हैं और चिराग पासवान अभी केंद्र में अपने पिता की जगह पर हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। बड़ा प्रोफाइल है। कुछ ही कम दिनों में चिराग पासवान ने निश्चित तौर पर अपना व्यक्तित्व बड़ा किया है। और हाजीपुर अगर आप शहर को देखेंगे, अभी हम ठीक सड़क के किनारे हैं, तो हाजीपुर शहर जो आज से 5 साल पहले हुआ करता था, और 5 साल पहले अगर आप हाजीपुर शहर आए होंगे और उसके बाद जब अभी आएंगे तो आपको आमूलचूल परिवर्तन जो है वो दिखाई पड़ेगा। 6 लेन सड़कें, उन सड़कों पर फर्राटे मारती गाड़ियाँ, आपको इस तरफ से उस तरफ जाने में लंबा वक्त लग जाएगा। तो ये यानी कि विकास से निश्चित तौर पर जो हाजीपुर है वो विकास की तरफ न सिर्फ अग्रसर हो चला है बल्कि मोदी के राज में केंद्र की कई योजनाएं भी यहाँ पर लाई गई हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो इंडस्ट्रियल हब भी है इस जिले में। लेकिन हाजीपुर की जो सबसे खूबसूरती है वह यह है कि हाजीपुर कई मामलों में न सिर्फ जाना जाता है पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों की वजह से भी चर्चा में रहा है। और वो विवाद जो है वो चाचा और भतीजे की लड़ाई है। आपको यह भी बता दें
कि रामविलास पासवान जो यहाँ से लगातार सांसद हुआ करते थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आया हुआ करता था। हाजीपुर में वो इतने वोट से जीते थे, एक बार 5 लाख वोट से वो चुनाव जीते थे, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो उस समय से हाजीपुर की चर्चा ज़्यादा होने लगी थी और उस रामविलास पासवान ने अपने परिवार के लोगों को किस तरीके से फर्श से अर्श पर पहुंचाया, ये भी अमूमन लोग जानते हैं, क्योंकि वो खगड़िया के अलौली के रहने वाले थे। और जब उन्होंने यहाँ से इस हाजीपुर को अपना कर्म क्षेत्र बनाया, कर्म भूमि बनाया, तो यहाँ से उन्होंने विकास की कई इबारतें लिखी और अपने परिवार के लोगों को, रामविलास पासवान के छोटे भाई थे रामचंद्र पासवान, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो सांसद बने। उनके छोटे भाई थे पशुपति पारस, वो सांसद बने, मंत्री भी बने पिछली सरकार में, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री थे। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि चाचा पारस और भतीजे चिराग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और उस वर्चस्व की लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि पशुपति पारस को अपने तमाम लोगों के साथ यहाँ से बोरा बिस्तर समेटना पड़ा। यानी कि एनडीए ने टिकट नहीं दिया, एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी और पशुपति पारस 5 सीट ला करके 100% उन्होंने अपना स्ट्राइक रखा। हाजीपुर के प्रति न सिर्फ वो चिंतित रहते हैं, बल्कि हाजीपुर के लिए वो कई विकास के दावे भी करते हैं। लेकिन क्या हाजीपुर की सच्चाई है? क्या हाजीपुर में वाकई आने वाले दिनों में जो एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई हो रही है, क्या उसकी जद में एक बार हाजीपुर भी आएगा? क्योंकि चिराग पासवान की प्रतिष्ठा यहाँ पर न सिर्फ जुड़ी होगी, बल्कि मोदी और नीतीश कुमार की भी प्रतिष्ठा जुड़ी होगी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं मनीष जी। मनीष जी बेसिकली एंकर हैं, आप इनको रांची स्टूडियो से टीवी पर देखते होंगे, लेकिन चूंकि अब चुनाव का माहौल है, चुनाव का मौसम है, तो मनीष जी बिहार के दौरे पर हैं, मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश से बिहार होते हुए ये झारखंड गए और फिर झारखंड से वो बिहार वापस लौटे हैं। मनीष जी, एक तो बड़ा अद्भुत होता है कि जब कोई एंकर अगर टीवी से उतरकर जब सड़कों पर नजर आए तो लोगों को भी बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि अमूमन होता ये है कि एंकर जो है वो पूरे चेहरे पर मेकअप करके और फिर स्टूडियो में बैठ करके एकदम लाइट चकाचौंध और फिर उस चमक के बीच, और जब वो सड़क पर उतरता है। मुझे आप पहले यह बताइए और दर्शकों को भी बताइए कि एक एंकर जब स्टूडियो में एंकरिंग करता है और वहाँ से जब वो रिपोर्टर बनता है तो कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि आपका जो चेहरा इतना चमकता है स्क्रीन पर, लेकिन अभी आपके चेहरे पर वो जो रंगाई पुताई नहीं है, तो वो चमक नहीं है। और सुबह से आप भी हमारे साथ फील्ड में हैं, चूँकि मैं तो बेसिकली पत्रकार हूँ और फील्ड में ही रहता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर थकावट नहीं है, लेकिन आपके चेहरे पर थकावट दिख रही, चूँकि आप सुबह 10 बजे से हमारे साथ हैं लगातार। देखिए, बात की जाए पत्रकार की तो पत्रकार हम भी हैं, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एंकर की। तो आपको बता दें, एक जो अच्छा एंकर है, चाहे हम ही नहीं, कई ऐसे बड़े एंकर्स हैं जो फील्ड में जो ज़्यादा रहा है। ऐसा नहीं है धूल मिट्टी हमने नहीं खाई है, धूल मिट्टी उन्होंने नहीं खाई है, धूल मिट्टी हमने भी फाँकी है, उन्होंने भी फाँकी है। तो उसके बाद हमने भी धूल मिट्टी फाँक कर पत्रकार बने, एक अच्छे रिपोर्टर्स बने। अच्छे रिपोर्टर के बाद फिर होता है कि जो एक्सपेक्टेशंस जो है ज़्यादा हो जाती है, चैनल्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है कि चैनल्स ये चाहता है कि भाई अब कि इसके पास नॉलेज अच्छी है, तो इसको अब हम चाहते हैं कि अब ये स्क्रीन पर है, अंदर है। और एक्चुअली बात ये भी होती है, जब आप धीरे धीरे लोग स्क्रीन पर नहीं रहते हैं स्टूडियो में, तो आप तो मुझे चुनौती दे रहे हैं एकदम लाइव में। नहीं, चुनौती की बात नहीं, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे कुछ लोगों को है, अब जैसे हमें है, अब हम रिपोर्टर के साथ साथ एंकर भी है, तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा थी कि एंकर भी बनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब सीनियर होते गए, उनको भी लगा, कंपनी को भी लगा, तो कंपनी ने कहा नहीं चलिए ये एक अच्छा फेस है, ये भी है, इनको कर सकते हैं, हम लोग आगे कर सकते हैं। तो फिर आदमी एंकर, आप देखिए अब ज़्यादातर जितने एंकर हैं सब फील्ड में ही नजर आएंगे। अब स्टूडियो की जो एंकरिंग है वो खत्म हो चुकी है। अब स्टूडियो में बैठकर कोई भी एंकर जो है कि आज हम लोग भी इस ठंड में 7:30 बजे हाजीपुर से कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अब हम जितना मैं जानता हूँ, मैं अब औरों की क्या बोलूँ, मेरा ये मानना है कि स्टूडियो की जो प्रथा है, जो अभी आपने कहा लीप पोत के, वो इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि वो एक एंकर को दिखना उस हिसाब से पड़ता है, सुंदर लगे। चेहरा सुंदर नहीं, लेकिन एक लाइटिंग जब पड़ती है तो चेहरा उस हिसाब से दिखना भी जरूरी है। आपको जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए एंकर ज्यादा बिकता है मनीष जी। इसलिए एंकर भी बिकता नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स भी हुए, लेकिन फिर बाद में वो एंकर भी बने। मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि रिपोर्टर्स जो बड़े हुए वो एंकर बने हैं। आप सुबह से हमारे साथ हैं, आप सबसे पहले तो ये बताएं, हम लोग हाजीपुर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप भी कुछ दिनों से पटना में हैं और यहाँ की राजनीति को बखूबी आप समझ भी रहे हैं।
सुबह से आप हमारे साथ हैं, बिहार के कई इलाकों का आपने भ्रमण किया, अधिकारी से आप कुछ जगह पर रुके भी, वहाँ पर लोगों से भी बातचीत की। बिहार के विषय में आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या अनुभूति है? देखिए, बिहार तो कहा जाता है कि यहाँ पर बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में राजनीति जो है वो करवटें बदलने लगती है। नहीं, बौद्धिकता, बिहार अपनी बौद्धिकता के लिए जाना जाता है। ठीक है, चूंकि बुद्ध की धरती है तो इसलिए कहा जाता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में जो है राजनीति के गुण पैदा हो जाते हैं। आप बिहार के किसी भी एक लड़के से बात कीजिए, किसी भी, छोटे से चाहे बड़े, देखिए वो किस तरह से आपसे बात करेगा। तो बिहार तो राजनीति की कहा जाता है जननी है। बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बगली राज्य में, इसे कहा जाता है राजनीति की जननी है। अब देखिए आपके यहाँ दो बड़े जो नेता बात करें, लालू प्रसाद यादव देख लीजिए, आपका नीतीश कुमार देख लीजिए, ये लोग भी कहाँ से आए? जेपी आंदोलन से आए। दिमाग था, कहाँ है आज? इन्होंने भी, लालू प्रसाद यादव ने भी काफी यहाँ पर दिन मुख्यमंत्री रहे, काफी समय यहाँ पर उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। राबड़ी देवी नहीं रही। राबड़ी देवी कैसे बन गई? चीजें हैं। अब यहाँ पर नीतीश कुमार हैं, इतने दिन से शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि बिहार को कहा जाता है कि राजनीति और यूपी को राजनीति की जननी कहा जाता है। यहाँ पर जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, यहाँ पर अच्छा लगता है जब लोग राजनीति की बात करते हैं। जब बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, जब आपसे बात करते हैं तब ये समझ में आता है कि आप जहां है उससे एक स्टेप और भी आप आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात कर रहे हैं, या हम हमारे पीछे कैमरामैन है हीरा, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से सीखते हैं। तो यहाँ से भी सीखते हैं और यहाँ से भी सीख कर ही हम, अगर यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। यहाँ से भी हाजीपुर के विषय में आप कितना जानते हैं मनीष जी, ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाजीपुर से रामविलास जी एक बड़े नेता हुआ करते थे। एक बड़े कैनवास पर उन्होंने खुद को उकेरा अपने कर्म के बदौलत। चूंकि बहुत गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे। कहा जाता है कि अलौली जो उनका घर हुआ करता है, कभी एक जमाने में खाने के लिए 2 जून की रोटी उनके पास नहीं थी, और वहाँ से उन्होंने राजनीति में एक सफलता की नई इबारत लिखी उन्होंने, और इतनी बड़ी इबारत लिखी कि उनको मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाने लगा था कि भाई रामविलास जी जिधर रहते हैं उस तरफ ही सत्ता रहती है। आपको लगता है कि रामविलास की कमी हाजीपुर को आज खल रहा है? देखिए, हाजीपुर को ऐसा नहीं, हाजीपुर एक ऐसा रहा है, हम कैमरामैन से थोड़ा पीछे चले, अभी हम एक तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए, हाजीपुर एक ऐसा रहा है, एक ऐसा क्षेत्र रहा है जो मीडिया के केंद्र में हमेशा रहा है। जब स्वर्गीय रामविलास पासवान जब जिंदा हुआ करते थे तब भी मीडिया के केंद्र में ये हमेशा रहा है, हाजीपुर रहा है। और हाजीपुर की बात करें, रामविलास की बात करें, तो उनको कौन नहीं जानता है। जो पत्रकारिता जगत में है और जिसने अच्छा काम किया है वो रामविलास पासवान को जानता है। जैसे आपने कहा, मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता था, मतलब उन्होंने जहाँ लगता था वो उधर चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं हाजीपुर की एक अलग महत्वता है, एक हॉट सीट है, इसकी एक अलग महत्वता है। हाजीपुर कहीं ना कहीं आप बात करें, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में देखिए क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान के जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर उनके जो भाई वो यहाँ पर पशुपति पारस यहाँ पर वो रहे, यहाँ पर सांसद रहे, मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। उनको लग रहा था कि हाजीपुर में अब हम ही हैं, भैया के बाद अब हम हैं। लेकिन जिस तरह से चाचा और भतीजे में जो हुआ, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। उसके बाद ये जो हाजीपुर की ये जो मिट्टी है, हाजीपुर की ये जो सरजमी है, यहाँ पर फिर लड़ाई हो गई वर्चस्व की, कि आपका कितना मजबूत वर्चस्व है, मेरा कितना मजबूत वर्चस्व है, अब हम आपको दिखाएंगे। और ये हुआ। आप देखिए लोकसभा चुनाव में बहुत हो हल्ला हुआ, पशुपति पारस ने बड़े हाथ पैर पटक लिए केंद्र में कि नहीं, हमको आप एक सीट दीजिए चाहे ये, लेकिन हमको ये चाहिए। चिराग पासवान से बातचीत चल रही थी, चिराग पासवान ने भी कहा नहीं, वो हमको तो 4 सीट चाहिए, साथ में ये भी सीट हमको चाहिए, आप हमें दीजिए। आपने भाई, हम आपको हम अपने आप को आपका हनुमान कहते हैं, आप कैसे राम है कि हमें आप नहीं देंगे। तो काफ़ी सारी बातें हुई और केंद्र ने भी जाना कि चिराग पासवान एक उभरते हुए, कहते हैं ना, उभरता हुआ खिलाड़ी जब अच्छा खेलता है तो उसके ऊपर सब दांव लगाना चाहते हैं, ठीक है। और एक ऐसे खिलाड़ी पर कोई दांव लगाना नहीं चाहता है कि जो अब उतने रन ना बना पा रहा है। पशुपति पारस और चिराग पासवान, एक चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर लोकसभा में तो मंथन हुआ, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है, इसको लेकर केंद्र सरकार ने यहाँ पर काफ़ी सर्वे करा डाले थे कि
कि आखिर होल्ड किसका है। हम लोगों ने भी किया था, मैस्कोप ने भी सर्वे किया था यहाँ पर, और मनीषी मैं आपको बताऊं कि मैं आया हुआ था यहाँ पर, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं कम से कम 100 लोगों से बातचीत किया, तो उसमें 90 लोग जो हैं वो चिराग के समर्थन में थे। बिल्कुल, यही वजह रही। और सिर्फ ये हाजीपुर ही नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि बिहार के अंदर भी ये सर्वे हुआ कि क्योंकि केंद्र कभी किसी को ऐसे टिकट नहीं देती और इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, तो केंद्र ने पूरे अपनी सिस्टम बिछाया। उसके बाद वहाँ पर एक सर्वे किया गया तो पता चला कि पशुपति पारस और चिराग पासवान में कहीं ना कहीं चिराग पासवान एक उभरते हुए सितारे हैं। अगर इस पर हम दांव लगाते हैं, इस पर अगर हम गेम खेलना चाहें तो हम आगे तक जा सकते हैं। तो चिराग पासवान पर दांव लगाया गया और आपने देखा कि 5 सीटें मिली थी उनको और 100% उनका जो है रेशियो रहा उनका रहा। और अब चूंकि हाजीपुर के बारे में विषय में आपने बहुत सारी चीज़ें विस्तार से बता दी, और ये देखिए ये यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं स्वर्गीय यहाँ पर रामविलास पासवान की जो है यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है। हम अंदर भी चलेंगे तो कहीं ना कहीं ये, और अभी विधानसभा चुनाव होना है भाई साहब, यहाँ पर विधानसभा चुनाव में राजीव जी कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है एक बड़ी लड़ाई जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी हाजीपुर में। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, यानी कि वो उनका कहना है कि हम केंद्र में उतना जो है बैठे ना बैठे, लेकिन हम जो है हम चाहते हैं बिहार की जो है वो राजनीति करना वो चाहते हैं। ठीक है, और देखिए हमारे जो सहयोगी हैं वो गेट खोल रहे हैं। हाँ, तो हम अंदर कहेंगे अपने कैमरामैन से कि अंदर आए। तो कहीं ना कहीं जो हाजीपुर की राजनीति है, जिसने मैंने कहा ना, जिसने अगर पत्रकारिता को समझा है और केंद्र को समझता है, राजनीति को समझता है, तो हाजीपुर तो उसके जहन में होगा ही। देखिए, सबसे पहले जो एक हम आपको खूबसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं जो आप नहीं देखे होंगे, देखिए रामविलास पासवान जी की प्रतिमा है और सड़क के ठीक किनारे है, और देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इस पूरे प्रेमिसेस को सजाया गया है। स्क्रीन पर आपको चकाचौंध लाल लाल लाइट और बीच में रामविलास जी जो हैं वो आपको खड़े नज़र आ रहे होंगे। और हालांकि चूँकि ठंड का मौसम है लिहाजा रामविलास जी कपड़ा भी इसमें पहने हुए हैं और माल्यार्पण किसी ने आकर के कर दिया है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि रामविलास जी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ प्रतिमा का निर्माण किया गया है और चूँकि इनके जो बेटे हैं चिराग, तो देखिए पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। और देखिए बात जब हाजीपुर में है और अब स्वर्गीय रामविलास पासवान जो अब हमारे बीच नहीं है और राजनीति में केंद्र में इनके एक अच्छी होल्ड रही है और खासकर हाजीपुर के लोगों से बड़ा लगाव भी रहा है। और अभी हम लोग आ रहे थे, अभी आपने भी बताया और हमने भी देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है विकास किस तरह से हाजीपुर में हो रहा है और विकास किस तरीके से रफ्तार पकड़ती है। हाँ। और कहा जाता है कि सड़क और रेल का अगर विकास आपके इलाके में हुआ है तो निश्चित तौर पर उस पर जब गाड़ियां फर्राटे मारेंगी और रेल की पटरियों पर जब ट्रेन दौड़ेंगी तो विकास जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। और आप देखिए कि ये किस तरीके से ये ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। और आप अगर आज से 1 साल 2 साल पहले आते तो यहाँ एक छोटी सी सड़कें हुआ करती थी, लेकिन अब देखिए कि ये 6 लेन सड़कें बन गई है। और ये इस सड़क की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे आपको राजधानी पटना का जो गांधी सेतु है उससे इसकी कनेक्टिविटी है। आप सीधे चले जाएंगे तो छपरा चले जाएंगे, फिर इस तरफ आप जाएंगे तो मुजफ्फरपुर चले जाएंगे, आगे जाएंगे तो फिर पटना बाएं से चले जाएंगे। तो ये देखिए विकास जो है वो किस तरीके से रफ्तार पकड़ा। और एक चीज जान लीजिए मनीषी, लोग कहता है कि भाई राजनेता क्या होता है। राजनेता वो होता है जो लोकतंत्र में विकास को रफ्तार पकड़ाता है, विकास के लिए वो बहस करता है सदन के भीतर, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसका एग्जीक्यूशन फिर होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है अधिकारियों के माध्यम से। तो इसलिए लोकतंत्र में नेताओं की बड़ी भूमिका हो जाती है, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष नहीं होता है बल्कि वो प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि होता है जिसे जनता चुन करके भेजती है। और देखिए ये हमारे संविधान की भी कितनी खूबसूरती है कि संविधान ने जब बाबा साहब ने लिखा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, जब इन लोगों ने संविधान की रचना की थी तो कितने खूबसूरत तरीके से कई देश के संविधान को मंगाया गया था। उसमें जापान, अमेरिका, हर जगह के संविधान को पढ़ने के बाद इंग्लैंड, इस भारतीय संविधान की रचना हुई थी। तो देखिए इसमें एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो अगर विकास के लिए के प्रति संकल्पित हो तो वो अपने इलाके का कायाकल्प कर सकता है। यह हाजीपुर इसका उदाहरण है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं आपसे मनीष जी कि
पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत में पशुपति पारस बनाम चाचा और चिराग की जो लड़ाई हो रही थी चाचा बनाम भतीजे की, अब वो लड़ाई दिलचस्प मोड़ में पहुंचती दिख रही है। क्योंकि पशुपति पारस के यहाँ भोज हुआ था, उस भोज में हम लोग गए हुए भी थे, आपने बातचीत भी की थी। लालू प्रसाद यादव ने उसमें पशुपति पारस को ऑफर दिया था, और जब आपने बाइट लिया था, क्योंकि मैं भी वहीं था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ पारस जी आ गलन हमने के पार्टी में, जो लालू जी का अंदाज है बोलने का। और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कल पशुपति पारस जाते हैं लालू प्रसाद यादव के आवास पर। 1 घंटे तक उनकी मैराथन बैठक होती है लालू जी के साथ। क्या ये माना जाए कि पशुपति पारस अब अपने भतीजे को, मैं नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूं, अपने भतीजे को चुनौती देने के लिए पशुपति पारस अब सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव के साथ जा रहे हैं? बिल्कुल, ये अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो राजीव जी जो होगी अब यहाँ पर अस्तित्व की लड़ाई है चाचे और भतीजे में, क्योंकि वो उनका जाना इसलिए है क्योंकि जिस तरह से एनडीए से वो उनकी विदाई हुई, वो कहीं ना कहीं उनको भी, भाई किसी की भी विदाई हो रही है, आप पूछ नहीं रहे उनसे, एक बार ये भी नहीं कर रहे नहीं ठीक है आप रहिए और हम जो है आपको जो है ऐसा नहीं है सम्मान देंगे। उनको भी लग रहा है कि हमारे भतीजे की वजह से बहुत सारी सम्मान हम खो चुके हैं, तो अब उस सम्मान को पाने की लड़ाई है ये होगी यहाँ पर। पशुपति पारस वो एनडीए को हराने की लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, चूंकि चुनाव है तो जाहिर सी बात है वो एनडीए के खिलाफ ही लड़ेंगे। देखिए मोदी जी ने उनको टिकट नहीं दिया, सीट नहीं दी, उसके बाद भी मोदी जी का उन्होंने, नरेंद्र मोदी का उन्होंने विरोध नहीं किया है। ये भी बड़ा दिलचस्प है कि राजनीति में भतीजा भी मोदी जी के प्रति कहता है कि भाई मैं हनुमान हूँ आपका, और चाचा भी जो है वो टिकट नहीं मिलने के बाद एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दे गई, लेकिन उसके बावजूद जो है मोदी जी के खिलाफ पशुपति पारस या फिर जो प्रिंस उनके जो भतीजे हैं, रामविलास जी के भतीजे हैं, चिराग के चचेरे भाई हैं, सगे चचेरे भाई हैं, उन लोगों ने कोई बयान नहीं दिया है। देखिए अभी तो ये शुरुआत है, ठीक है, और अभी एक्चुअली ऐसा है कि वो भी पशुपेक्ष में फंसे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया होगा एनडीए की तरफ से, और एनडीए उनसे बातचीत नहीं कर रही होगी, या फिर वो नहीं चाहेंगे कि एनडीए से बातचीत? मनीष जी, मुझे तो लगता है जो बीजेपी की पॉलिटिक्स रही है कि बीजेपी दोनों तरफ चारा डाल कर रखती है, वही और जो समय आने पर किसको जो ज्यादा यूजफुल है उसको यूज करती है, जो यूजफुल नहीं उसको थ्रो कर देती है। देखिए वही कह रहे हैं ना, तो एनडीए ऐसा नहीं है कि एनडीए ने पशुपति पारस से बिल्कुल से रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन जो एनडीए है, एनडीए की सोच थोड़ी डिफरेंट है। एनडीए में अगर आप हैं तो आप ये मत सोच के चलिए कि आपको कुछ मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये भी है, आपने देखा होगा 2 मुख्यमंत्री बने हैं एनडीए में ही, 2 मुख्यमंत्री बने। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो नरेंद्र मोदी दे भी देते हैं, अगर आप काम करते रहेंगे तो नरेंद्र मोदी दे भी देंगे। आपने देखिए ना चिराग पासवान को क्या है, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने उनको भी बनाया के और अच्छी खासी उनको पोस्ट दी, केंद्रीय में मंत्री बनाया, अच्छा मंत्री बना दिया। तो ऐसे में जो रही पशुपति पारस की बात, तो ऐसा नहीं है कि पशुपति पारस के लिए सोचा नहीं जा रहा होगा, या फिर जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, वो सोच नहीं रहे होंगे, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बस यही है कि उसमें धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पशुपति पारस को लग रहा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा चुनाव भी में हमें एक भी सीट ना दी जाए, लेकिन अब जो है उनको फिलहाल अब पशुपति पारस जो है उन्होंने एक चीज डिसाइड कर ली कि नहीं अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि हम इतना उधेड़-बुन में फंसे नहीं रहना चाहते। चूंकि समय का अभाव है थोड़ा, मुझे ये बताइए कि पशुपति पारस आरजेडी में वो चूंकि जाते हैं, अगर या आरजेडी के साथ जाते हैं, आपको लगता है कि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी चिराग पासवान की पार्टी को हराना? और जो मुझे लगता है कि पशुपति पारस यह कोशिश जरूर करेंगे कि उतना ही सीट लें जितनी सीटें चिराग पासवान को एनडीए देगा, और चिराग पासवान के तमाम सीटों पर पशुपति पारस अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। हाँ बिल्कुल, ये पशुपति पारस के दिमाग में बिल्कुल रहेगा कि पहले वो देखेंगे वेट एंड वॉच की स्थिति में कि भाई, और क्या ये जो मैराथन मीटिंग चल रही है लालू जी से, आपको लग रहा है मैराथन मीटिंग ऐसे ही चल रही है? ये सिर्फ सीटों को लेकर ही चल रही है। अब तो वो उन्होंने उनकी तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, क्योंकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो अभी वो बच रहे हैं कि अभी हम आधिकारिक पुष्टि कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लालू जी तो कर चुके हैं ना, उन्होंने नहीं किया है, वो इसलिए बच रहे हैं कि अगर हमें हमारे मन मुताबिक सीट मिल जाती है तो ठीक है, वरना फिर वो अकेले जो है चुनाव में जाएंगे। फिलहाल बिना गठबंधन के उनका भला भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर वो अकेले जाते हैं तो उसके लिए कहने के उसमें रहेंगे ना कि हम जो है हमने नहीं की थी घोषणा, लालू जी ने की थी, हमने नहीं की थी, और हमारी तरफ से कुछ ऐसा नहीं था, हम अपने पूरे उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन अब यहाँ पर 70 सीट कांग्रेस मांग रही कि हमें 70 सीट दे दो,
आरजेडी देने के पक्ष में नहीं। पिछली बार आपने देखा था 70 में, मेरे ख्याल से 16-17। उस पर बाद में चर्चा करेंगे चूंकि अब समय भी कम है, लेकिन इतना तय है कि पशुपति पारस आने वाले दिनों में चिराग पासवान को, जो फिलहाल हाजीपुर से सांसद हैं और जो हमारे बगल में खड़े हैं रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी, उनके बेटे हैं, उनको चुनौती देने की पूरी तैयारी जो है वो चाचा की तरफ से कर ली गई है। और आने वाले दिनों में अब चाचा भतीजे की लड़ाई काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंचेगी और उस लड़ाई में हाजीपुर का विधायक कौन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। तो दरअसल में हम लोग अब आपको लगातार या फिर इसी तरीके से फील्ड से मिलते रहेंगे। बिहार के 38 ज़िले हैं, 243 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको फील्ड से इसी तरीके से एक एक इलाके के विषय में बताएं। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमारे यूट्यूब न्यूज़ 22 स्कोप पर जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बहुमूल्य सुझाव हमारे लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है, आगे का की भूमिका को वो तय करता है और निश्चित तौर पर हमें वो मजबूती भी प्रदान करेगा। और फिलहाल हाजीपुर से इस प्रोग्राम को आप हमारे सहयोगी मनीष और हीरा के साथ लाइव देख रहे थे। फिलहाल के लिए हाजीपुर से इतना ही। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन हीरा के साथ इसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।